आप लोगों के कहने पर मैं आ चुका हूं हमारी इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर। जिसने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर वो देख लो। तो अब बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि एबल और बाकी टीम डीमन से फाइट करने में स्ट्रगल कर रही होती है और रिया सभी को वॉर्न करते हुए कहती है कि उनमें से एक डीमन प्रिंस है जिसे हीरोज के अलावा कोई नहीं हरा पाया है। ये सब जानते हुए भी एबल अपने आप को पुश करता है क्योंकि ग्रिफिन को हराने के बाद उसे लगा कि अब ये लड़ाई भी संभाल लेगा। वो एक ही वॉर में 2 डीमंस को काट गिराता है, लेकिन उसी पल डीमन प्रिंस की नजर उस पर पड़ जाती है। वो तुरंत रिया और लिन की तरफ एक जबरदस्त ब्लास्ट छोड़ता है। वॉरेन बिना सोचे समझे उनके सामने कूद जाता है तीनों को बचाने के लिए और ब्लास्ट की ताकत से तीनों उछलकर दूर जा गिरते हैं। अब मैदान में सिर्फ एबल और डीमन प्रिंस खड़े रह जाते हैं। एक पल के लिए एबल खुद को झूठा दिलासा देता है कि शायद 1-on-1 में उसके पास कोई चांस हो, लेकिन ये भ्रम ज्यादा देर टिकता नहीं। डीमन प्रिंस फ्लैश स्टेप करके सीधे उसके सामने आ जाता है और एक झटके में उसकी तलवार को साइड में उड़ा देता है। एबल तलवार संभाल कर खड़ा तो रहता है, लेकिन अंदर से उसे साफ पता होता है कि ये लड़ाई उसके बस की नहीं है। पावर और स्पीड का गैप इतना बड़ा है कि जीत की कोई उम्मीद नहीं। तभी अचानक दूर से क्लाइव एक खतरनाक स्पेल छोड़ता है जो सीधे डीमन प्रिंस से टकराता है, लेकिन उसे बस हल्की सी खरोंच ही आती है। इससे डीमंस भड़क जाते हैं और सब क्लाइव की टीम की तरफ मुड़ जाते हैं। उसका बैरियर पल भर में टूट जाता है और उसकी पूरी स्क्वाड जलकर खाक होने ही वाली होती है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं तो एबल मजबूरी में एक बड़ा फैसला करता है और डीमन प्रिंस के चार्ज करने के ठीक उसी वक्त अपना 0 टर्न स्किल एक्टिवेट कर देता है। वो हमले को डिफ्लेक्ट करता है और घूमकर डीमन की गर्दन की तरफ वॉर करता है, लेकिन डीमन प्रिंस पहले ही भांप लेता है। वॉर से झुककर बच जाता है और जोरदार किक मारकर एबल को हवा में उड़ा देता है। एबल लड़खड़ा रहा होता है, मुश्किल से खड़ा रह पाता है और डीमन प्रिंस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, उसका सिर काटने के लिए तैयार। उसी पल एबल को पानी की एक बूंद गिरने की आवाज सुनाई देती है। अचानक जोरदार धमाके के साथ छत टूटती है और रियो ऊपर से सीधे नीचे आ गिरता है। एबल उसे ऐसे घूरता है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस इंसान के आने की उसने सबसे कम उम्मीद की थी वो रियो था। लेकिन रियो बिल्कुल चिल रहता है। वो कहता है कि बहुत से लोग एबल और बाकी सबको लेकर वरीड थे, इसलिए एबल को जल्दी वापस जाना चाहिए और यहाँ की जिम्मेदारी वो खुद संभाल लेगा। एबल उसे वार्न करने की कोशिश करता है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं बल्कि डीमन प्रिंस है, लेकिन रियो इसे हल्के में ले लेता है। वो कहता है कि वो पहले भी डीमन से लड़ चुका है और ये वाला तो पिछले वाले जितना डरावना भी नहीं लग रहा। अगर ये सच में कोई बेबी डीमन लॉर्ड है तो फिर इतना कमजोर होना समझ में आता है। रियो उसकी तरफ चल पड़ता है। बाकी डीमंस उसे आग से जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियो बस आइसिकल लैंसेस फेंकता है और सेकंडों में सबका सफाया कर देता है। उन्हें पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिलता, सिर जमीन पर लुढ़क जाते हैं। डीमन प्रिंस पलट कर देखता है और अपने बचे खुचे आदमियों को जमीन पर पड़े देखता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई पहले जैसी नहीं होने वाली। वो अपनी ग्रिप टाइट करता है और तैयार हो जाता है। रियो हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी तलवार निकालता है, बस उसे थोड़ा टेस्ट करना चाहता है, ये देखने के लिए कि डीमन प्रिंस में आखिर है क्या। इससे पहले नेटली शहर भर में रियो को ढूंढ रही थी। जब आखिरकार वो उसे ढूंढ पाती है तो घबराहट में उसे बताती है कि एबल और उसकी स्क्वाड डंजन के अंदर फंसे हुए हैं। ये सुनते ही रियो बिना एक सेकंड गवाए नेटली के चारों तरफ आइस का एक कार्ड बना लेता और उसे सीधा डंजन गेट तक लेकर जाता है, क्योंकि वक्त बर्बाद करना ऑप्शन नहीं था। रास्ते में नेटली उसे पूरी कहानी बता देती है कि कैसे सब गायब हो गए थे। रियो समझ जाता है कि सिचुएशन कितनी खराब है और वो थैंकफुल होता है कि नेटली उसे ढूंढने आई। फिर भी उसके मन में सवाल आता है कि उसे कैसे पता चला कि उसे ही ढूंढना है। नेटली बताती है कि कुछ दिन पहले एबल ने उससे कहा था कि अगर कभी ट्रबल हो जाए और उससे कांटेक्ट ना हो पाए तो सीधे रियो के पास जाना, क्योंकि वही सबसे भरोसेमंद एलाय है जिस पर एबल को पूरा भरोसा है। ये सुनकर रियो को हल्का सा गर्व महसूस होता है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि उसका दोस्त उसे इस तरह देखता है। लेकिन रुकने का वक्त नहीं था, इसलिए वो सीधा गेट की तरफ दौड़ पड़ा। गेट पर तैनात गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियो बहस के मूड में नहीं था। वो आइस वॉल से उन्हें सील करता है और अंदर घुस जाता है। नेटली ने बताया था कि सिग्नल 40वीं फ्लोर से आया है, इसलिए नॉर्मल तरीके से नीचे जाना बहुत स्लो होता। रियो अपने पैरों के नीचे वाटर जेट्स छोड़ता है और सीधा नीचे का रास्ता काटता हुआ उतर जाता है। इसी तरह वो यहाँ तक पहुंचा था। तभी डीमन प्रिंस हमला करने के लिए आगे झपटता है, लेकिन उसकी स्पीड रियो के सामने मजाक जैसी लगती है। रियो आराम से उसके वार से फिसल कर निकल जाता है और एक ही स्लैश में उसका सिर काट देता है। एबल और
बाकी सब सन्न रह जाते हैं कि रियो ने डीमन प्रिंस को इतनी आसानी से गिरा दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं होती। डीमन अपना कटा हुआ सिर उठाकर वापस शरीर पर जोड़ लेता है। ये उसके लिए बेहद ह्यूमिलिएटिंग होता है क्योंकि वो एक इंसान के सामने स्ट्रगल कर रहा होता है। रियो मानता है कि रीजेनरेशन अनोइंग हो सकती है, लेकिन उसे लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस नाम के प्रिंस के पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए वो 200 से ज्यादा रेजर शार्प वाटर जेट समन करता है जो डीमन के चारों तरफ घूमने लगते हैं। डीमन समझ भी नहीं पाता कि हालात कितने खराब हो चुके हैं और रियो उसके पूरे शरीर को धूल में बदल देता है। इस बार रीजनरेट होने का कोई चांस नहीं बचता। आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है। एबल रियो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने सबकी जान बचाई। रियो हंसकर कहता है कि वर्ड से पेट नहीं भरता, अगर सच में थैंक यू कहना है तो आज डिनर एबल देगा। तभी हेरल्ड आगे आता है, खुद को ब्यूरो ऑफ रॉयल मैजिशियंस का एडवाइजर बताता है और कहता है कि वो रियो का दिल से आभारी है क्योंकि उसके बिना सब मारे जाते। रियो सिर हिलाकर कहता है कि थैंक्स की जरूरत नहीं, वो कभी लोगों को सफरिंग में छोड़कर खड़ा नहीं रह सकता। फिर भी वो खुद से नाराज होता है क्योंकि अगर वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता तो इतने लोग नहीं मरते। हेरल्ड मानता है कि ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। वो कहता है कि जैसे ही मेजेस अपनी मैजिक रिकवर करेंगे वे मरे हुए लोगों के रिमेन्स इकट्ठा करके उन्हें सही तरीके से दफनाएंगे। इसी बीच एबल रियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो सभी डेविल्स के मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करने में मदद करे ताकि उस पैसे से मारे गए लोगों के फैमिलीज को सपोर्ट किया जा सके। रियो को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके दिमाग में एक बात लगातार घूम रही होती है। जब वो 39वां फ्लोर से गिरा था तो उसे लगा था कि वो किसी बैरियर से गुजरा है, लेकिन डीमन प्रिंस को मारने के बाद वो गायब हो गया। और ये अकेली अजीब बात नहीं थी क्योंकि नीचे आते वक्त स्टेयरकेस के पास भी उसे कुछ स्ट्रेंज महसूस हुआ था। उन्होंने तय किया कि ऊपर जाते वक्त उसे चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल स्टोन्स इकट्ठा करना जरूरी था। हेरल्ड के इतने सालों के मेज करियर में ये पहली बार था जब वो डेविल स्कोर देख रहा था। इनके बारे में कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड भी नहीं था क्योंकि डेविल्स अचानक कहीं से भी अपीयर हो जाते हैं। ये अंदाजा लगाया जाता रहा है कि वो स्पेस टाइम मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी प्रूफ नहीं मिला। बहुत दूर हीरो की पार्टी एक ऑल्टर एक्टिवेट करती है जो डीमन लॉर्ड को समन करने के लिए बना होता है। उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और लियोनोर उसमें से बाहर आती है। हीरो उसे डीमन लॉर्ड कहकर बुलाता है जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे याद नहीं कि ये कभी उसका टाइटल रहा हो। वो तो बस इसलिए आई थी क्योंकि उसे एक अजीब एनर्जी सर्ज महसूस हुई थी, लेकिन ये सुनकर कि सामने वाला हीरो है, लियोनोर एक्साइटेड हो जाती है। अगर ये सच में उतना स्ट्रॉन्ग है जितना स्टोरीज में कहा जाता है तो उसे एक जबरदस्त फाइट मिलने वाली है। हीरो अपनी तलवार उठाकर ऐलान करता है कि वो आज लियोनोर को मार देगा। लियोनोर भी पूरे जोश के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करती है, लेकिन एक हार्टबीट बाद ही उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि ये आदमी बेहद कमजोर है। वो तो बस उसे टेस्ट कर रही थी। फिर भी उसकी तलवार उसके सीने के आर पार निकल जाती है। निराश होकर वो ब्लेड खींच लेती है और हीरो के साथियों की तरफ देखती है जो सब के सब जमे हुए होते हैं, समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। लियोनोर को बेवजह मारना पसंद नहीं है। वो ब्लिंक करके मेज के पीछे पहुंचती है और पार्टी से कहती है कि सामान समेटो और घर जाओ। अगर इनका चैंपियन इतनी जल्दी गिर गया तो इनमें से कोई भी उसके सामने आधा सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। वो ये भी बताती है कि उन्होंने अपने दोस्त का इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए क्योंकि उसने जानबूझकर वाइटल स्पॉट्स अवॉइड किए थे और अगर बिना देर किए इलाज किया जाए तो उसके बचने का पूरा चांस है। पार्टी समझदारी दिखाती है और लियोनोर की मर्सी एक्सेप्ट कर लेती है। वो तुरंत हीरो को हील करने लगते हैं। इधर लियोनोर आराम से ऑल्टर की तरफ चलती है। वो अब भी इस बात से अनॉयड होती है कि फाइट इतना बड़ा लेट डाउन निकला, लेकिन समनिंग सर्कल में इस्तेमाल हुआ मैजिक जेम उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए ये ट्रिप उसे ओवरऑल विन लगती है। वो जेम को अपने स्टोरेज में टेलीपोर्ट कर लेती है। हीरो उससे रुकने को कहता है, लेकिन लियोनोर इस गलतफहमी से थक चुकी होती है। वो साफ शब्दों में कहती है कि वो डीमन लॉर्ड नहीं है। ग्रुप ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उनके लिए इतना स्ट्रॉन्ग होना मतलब डीमन लॉर्ड ही होता है। लियोनोर के पास कोई साफ जवाब नहीं होता, बस इतना कहती है कि ये स्क्वाड बस कमजोर है। फिर भी वो कहती है कि अगर ये सब मिलकर स्मार्ट तरीके से लड़ें तो शायद असली डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं, जबकि वो उससे कहीं ऊपर है। हीरो अब भी इस बात को पचा नहीं पाता कि डीमन लॉर्ड से भी स्ट्रॉन्गर कोई हो सकता है। लियोनोर कहती है कि वो एक इंसान से मिल चुकी है जो उससे बराबरी कर सकता है। उसका नाम रियो था और उससे लड़ना शुरू से आखिर तक प्योर फन था। उसके हिसाब से मौजूदा हीरो के मुकाबले रियो करीब 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये कहकर लियोनोर टेलीपोर्ट हो जाती है और हीरो की पार्टी अपने दिन के बाकी प्लान्स में लग जाती है। डंजन में रियो और बाकी एडवेंचरर्स स्टेयरकेस की तरफ बढ़ते हैं ऊपर जाने के लिए। वहां पहुंचकर रियो उस एनोमली की तरफ इशारा करता है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। वो किसी मैजिक जेम जैसा दिखता है, लेकिन हेरल्ड मानता है कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उसे नहीं पता कि इसका काम क्या है, इसलिए वो इसे सरफेस पर ले जाकर प्रॉपर एनालिसिस करना सही समझता है। वो उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है और सब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार सब सरफेस पर वापस आ जाते हैं। ह्यू तुरंत इंजर्ड एडवेंचरर्स के इलाज का इंतजाम करने लगता है। नैटली दौड़कर एबल और बाकी लोगों से मिलती है। ये देखकर राहत की सांस लेती है कि सब जिंदा है। एबल उसे थैंक्स कहता है कि उसने सूझबूझ दिखाई, क्योंकि अगर वो रियो को ढूंढने न
न गई होती तो कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। हालात फिलहाल शांत हो जाते हैं और ह्यू के कंधों से एक बड़ा बोझ उतर जाता है क्योंकि एबल और उसकी पार्टी बच गई थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो पूरा डिजास्टर हो जाता। फिर भी ह्यू के दिमाग में एक बात खटक रही होती है। वो रियो को बुलाकर पूछता है कि उसने गार्ड्स को तोड़ते हुए डंजन में घुसने की हिम्मत क्यों की, जबकि वो इलाका साफ तौर पर ऑफ लिमिट्स था। रियो को उम्मीद नहीं थी कि ये बात इतनी जल्दी उठेगी। वो ईमानदारी से माफी मांग लेता है, लेकिन तभी हैरल्ड बीच में आ जाता है और ह्यू से कहता है कि रियो को थोड़ा छोड़ दे, क्योंकि अगर वो उस तरह अंदर न घुसता तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। ह्यू अब भी सब प्रोसेस कर रहा होता है। उसे पता था कि रियो गिफ्टेड है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो अकेले डीमन प्रिंस के सामने खड़ा हो सकता है। हैरल्ड उसे बताता है कि चैलेंज कहना गलत होगा, क्योंकि जो हुआ वो पूरी तरह वन साइडेड स्लॉटर था। रियो ने डीमन प्रिंस और बाकी सारे सबऑर्डिनेट्स को सेकंडों में मिटा दिया। जिस लेवल की मैजिक दिखाई गई वो डरावनी थी। सीन ऐसा था कि वेटरन्स तक बोल नहीं पाए। हैरल्ड कहता है कि अब से उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि रियो किंगडम के साथ अच्छे रिलेशंस में रहें, क्योंकि ऐसी टैलेंट को दुश्मन बनाना तबाही मचा देगा। वो ह्यू से रिक्वेस्ट करता है कि फील्ड रिपोर्ट से रियो की असली ताकत का जिक्र हटा दिया जाए, क्योंकि बेवकूफ नोबल्स अगर ज्यादा जान गए तो रियो को बेवजह परेशान करेंगे। अगली सुबह रियो शहर में टहल रहा होता है, तभी हवा में उसे एक जबरदस्त खुशबू आती है। वो खुशबू का पीछा करता हुआ एक करी शॉप तक पहुंचता है और वहां देखकर चौंक जाता है कि सहरा पहले से बैठी हुई है। सहरा भी उसे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो मानती है कि इस जगह की करी पूरे शहर में बेस्ट मानी जाती है। दोनों ऑर्डर देते हैं और थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। सहरा पूछती है कि आजकल वो कहाँ रह रहा है। रियो बताता है कि वो फिलहाल गिल्ड डॉम्स में है। ये सुनकर सहरा थोड़ी चौंकती है, क्योंकि वो कमरे आम तौर पर रूकीज के लिए होते हैं। रियो कहता है कि टेक्निकली वो रूकी ही है, भले ही रजिस्टर करते ही उसे डैंग प्रमोट कर दिया गया था। सहरा कहती है कि इंस्टेंट प्रमोशन बहुत रेयर होता है और वो समझ सकती है कि वो जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खाना खत्म करने के बाद दोनों बाहर आते हैं। रियो सोचता है कि वो सहरा को गिल्ड में लगभग कभी क्यों नहीं देखता, जबकि वो एडवेंचरर है। सहरा बताती है कि उसका रॉयल कैपिटल में लॉन्ग टर्म काम है, इसलिए उसे गिल्ड जाने की जरूरत कम पड़ती है। वो ये भी बताती है कि वो मार्ग्रेव लोन के ऑर्डर ऑफ नाइट्स की स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर है। बातों बातों में वो रियो से पूछती है कि अगर वो फ्री है तो क्या वो उसके साथ स्पारिंग मैच करना चाहेगा। थोड़ी देर बाद दोनों ट्रेनिंग अरीना में होते हैं। मैच शुरू होने से पहले रियो पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो मेज होते हुए भी तलवार चलाता है। सहरा कहती है कि उसके फुटवर्क और स्टांस से ये साफ दिखता है, और वैसे भी मेजेस का स्पेल्स के अलावा लड़ना अनकॉमन नहीं है। मैच शुरू होते ही सहरा इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ती है, लेकिन रियो समय रहते रिएक्ट करके काउंटर कर देता है। सहरा खुश हो जाती है, क्योंकि शायद ही कोई उसकी ओपनिंग स्ट्राइक से पहली बार में बच पाया हो। रियो खुद भी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी तेज होगी। सहरा मानती है कि वो अभी सीरियस भी नहीं थी और अब वो पूरी ताकत से जाएगी। इसके बाद रियो उसकी लगातार अटैक्स के बीच किसी तरह टिका रहता है। पेस बेहद इंटेंस होता है और वो मुश्किल से साथ दे पाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है। मैच खत्म होते ही सहरा एक्साइटमेंट में उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतना टैलेंटेड है। बहुत कम लोग उसके खिलाफ इतना देर टिक पाते हैं, खासकर तब जब वो विंड मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ा रही हो और सामने वाला कोई मैजिक यूज ही ना कर रहा हो। वो और स्पारिंग करना चाहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे मार्ग्रेव के बेटे को ट्यूटर करना है, और वो चली जाती है। इसके बाद रियो भी घर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात ह्यू से हो जाती है। दोनों गिल्ड की तरफ ही जा रहे होते हैं तो ह्यू उसे राइड ऑफर करता है और बताता है कि उसे डंजन इंसिडेंट पर बात करनी है, जहां रियो बिना परमिशन के अंदर घुस गया था। ह्यू कहता है कि नर्वस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हैरल्ड ने उसे बताया है कि रियो ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बचाने में कितना बड़ा रोल निभाया। इसके लिए वो आभारी है। फिर भी रूल्स के हिसाब से उसे सजा देनी पड़ेगी। वो कहता है कि उसके पास रियो के लिए एक जॉब है। रियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कंपलसरी जॉब पनिशमेंट जैसी नहीं लगती। ह्यू उससे कहता है कि ज्यादा मत सोचो, और फिर आगे समझाने लगता है। ह्यू साफ साफ असाइनमेंट समझा देता है। ये एक एस्कॉर्ट मिशन है, जिसमें रियो को विटनेस शहर तक आना जाना होगा। कुछ दिन बाद डॉर्म रूम में नील्स रियो के पास आता है और फॉर्मली उससे मदद मांगता है। रियो पूछता है कि आखिर उसे क्या परेशान कर रहा है। नील्स बताता है कि उसके गांव से ऑफिशियली मॉन्स्टर हंटिंग रिक्वेस्ट आई है और वो खुद उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। दिक्कत ये है कि ये क्वेस्ट सिर्फ डी रैंक एडवेंचरर्स और उनकी रजिस्टर्ड पार्टीज के लिए है, जबकि यहाँ सब ई रैंक या उससे नीचे हैं, सिवाय रियो के। मिल्स ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाते हुए रियो से कहता है कि वो टेम्पररी पार्टी बना ले ताकि वो मिशन ले सके। एमॉन भी जोड़ता है कि सामने सिर्फ गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स हैं, जो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ईडो ये पॉइंट करता है कि गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स आम तौर पर एक ही हैबिटेट शेयर नहीं करते। तभी रियो हंस पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में उसने अब तक स्केलेटन से फाइट नहीं की थी। वो खास तौर पर स्केलेटन से भिड़ने के लिए क्वेस्ट लेने का फैसला करता है और पूरा ग्रुप सीधे गिल्ड की तरफ निकल पड़ता है। ह्यू उनसे पूछता है कि क्या वो सच में ये रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि गांव काफी दूर है, लेकिन नील्स अड़ा रहता है। उसे अपने लोगों की मदद के लिए घर लौटना ही है। ह्यू बताता है कि पहले ही 2 पार्टीज भेजी जा चुकी हैं, एक ई रैंक टीम और दूसरी डी रैंक टीम, और दोनों जॉब
पूरा करने में फेल हो गई। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं कि डी रैंक ग्रुप भी गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स को हैंडल नहीं कर पाया। ह्यू कहता है कि इसमें एक और फैक्टर था। डी रैंक पार्टी ने रिपोर्ट किया था कि विलेजर्स ने बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं दिखाया। नील्स को ये अजीब लगता है क्योंकि उसके गांव के लोग स्वभाव से हॉस्टाइल नहीं है। ह्यू आखिरकार लड़कों को मिशन अप्रूव कर देता है क्योंकि वो खुद भी एक छोटे गांव से है और ऐसी प्रॉब्लम्स को समझता है, लेकिन वो उन्हें वार्न करता है कि मिशन डेंजरस हो सकता है और पार्टी की सक्सेस के लिए ईदो बहुत जरूरी होगा क्योंकि वही अकेला है जो हीलिंग कर सकता है। वो ये भी बताता है कि रियो के मैंडेटरी एस्कॉर्ट असाइनमेंट शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो वो बिना डिले के ये क्वेस्ट पूरा कर सकता है। अगले दिन रियो और उसके दोस्त केट्टी गांव के लिए निकल पड़ते हैं। डेली रन्स की वजह से उनकी स्टेमिना काफी इंप्रूव हो चुकी होती है, इसलिए वो अच्छा खासा टाइम बचा लेते हैं। गांव पहुंचते ही विलेजर्स नील्स का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ये देखकर रियो अंदर ही अंदर सरप्राइज्ड होता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि नील्स को ट्रबल मेकर होने के कारण एग्जाइल कर दिया गया होगा। नील्स थोड़ी देर के लिए चिढ़ जाता है लेकिन फिर मान लेता है कि रियो की बात गलत भी नहीं है। इसके बाद वो सबको विलेज चीफ बुलन के पास ले जाता है जो नील्स को देखकर सच में खुश होता है। इंट्रोडक्शंस के बाद सब बैठकर मॉन्स्टर हंटिंग क्वेस्ट पर बात करते हैं। बुलन कहता है कि इस बार सब स्मूथ रहेगा क्योंकि नील्स गांव के कस्टम्स जानता है, लेकिन नील्स डी रैंक रिपोर्ट को लेकर क्लैरिटी चाहता है और पूछता है कि क्या विलेजर्स ने सच में कोऑपरेशन नहीं किया था। विलेज चीफ बुलन कहानी वहीं से शुरू करता है जब उसने पहली बार स्केलेटन मॉन्स्टर्स देखे थे। वो बताता है कि जब ई रैंक टीम आई थी तो उन्होंने फाइट को ईस्टर्न फॉरेस्ट के अंदर बहुत दूर तक खींच लिया जहां विलेजर्स का जाना मना है। वैसे भी विलेजर्स उन्हें वहां से भगा देते, लेकिन वो घायल होकर खुद ही लौट आए। उसके बाद जब डी रैंक पार्टी आई तो विलेजर्स आउटसाइडर्स पर भरोसा खो चुके थे। उन्होंने एडवेंचरर्स को शेल्टर देने से भी मना कर दिया और इसी वजह से डी रैंक पार्टी भी खाली हाथ लौट गई। विलेजर्स के रिएक्शन समझता है, लेकिन वो जानता है कि उसके दोस्त बिना बैकग्राउंड के ये बात नहीं समझ पाएंगे। वो बताता है कि इसके पीछे एक विलेज सीक्रेट है और वो तब तक कुछ नहीं बताएगा जब तक विलेज काउंसिल से परमिशन ना मिल जाए। उस रात सब नील्स के घर रुकते हैं। उसका छोटा भाई और बहन सबका खुशी खुशी स्वागत करते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि नील्स हमेशा से एडवेंचरर बनना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स की मौत के बाद वो बच्चों को संभालने के लिए रुक गया था। तभी नील्स काउंसिल मीटिंग से लौटता है और बताता है कि एल्डर्स ने उसे विलेज सीक्रेट्स बताने की परमिशन दे दी है, लेकिन सबको ये बात अपने तक ही रखनी होगी। वो समझाता है कि गांव की दो खास बातें हैं। पहली, ईस्टर्न फॉरेस्ट में रहने वाला गार्डियन बीस्ट। ये सुनते ही रियो सीधा हो बैठ जाता है। उसके दिमाग में तुरंत एनिमे वाली सीन्स चलने लगती हैं, जहां गार्डियन बीस्ट किसी इविल डेटी के काबू में आकर हमला कर देता है और फिर उसे फाइट करनी पड़ती है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।